हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से मेजर इंडिजिनस डिफेंस डील्स साइन हुई हैं, जिसमें आपकी एटैक्स की डील हो गई, नाग और नामी सिस्टम की डील हो गई और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की डील हो गई, तब से मांग उठ रही है कि जो एडिशनल 97 तेरस मार्क 1 के ऑर्डर्स देने हैं वो भी दे दिए जाने चाहिए। बाकी इसके पीछे दूसरा कारण जो है वो ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा अपने F404 इंजन के डिलीवरीज को स्टार्ट किया गया है और इनके डिलीवरीज के दौरान जो प्रेस रिलीज निकाली गई थी उसमें ये मेंशन किया गया है कि क्योंकि 2016 के बाद एडिशनल जेट इंजन की रिक्वायरमेंट्स नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए जो प्रोडक्शन लाइन है इन F404 IN-20 इंजन्स की वो क्लोज कर दी गई, जिसको रीस्टार्ट करने में समय लगा और इसलिए 2 साल की डिले इन इंजन्स की डिलीवरी में हुई। तो इसलिए क्रूशल हो जाता है कि जो एडिशनल एयरक्राफ्ट हैं उनके ऑर्डर्स समय रहते दे दिए जाएं, ताकि जो F404 की प्रोडक्शन लाइन है वो चलती रहे और जो प्रॉब्लम्स हमने पहले फेस करी हैं वो हम दोबारा फेस ना करें। तो इस वीडियो में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होने वाला है वो जो यूजुअल अप्रोच है उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। हमने पास्ट में ये आर्ग्यू किया था कि हमें 97 एडिशनल तेरस मार्क 1 के ऑर्डर्स दे देने चाहिए, पर अभी जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके हिसाब से हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट जो कि इन एडिशनल तेरस मार्क 1A से हम एक्सपेक्ट करेंगे उस पर दोबारा विचार करना चाहिए। तो क्योंकि जो पहले बैच के तेरस मार्क 1 ऑर्डर किए गए हैं उनकी डिलीवरीज स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो हमें 2 से 3 साल का समय मिल जाता है इस मामले में फैसला लेने के लिए, क्योंकि जो 83 तेरस मार्क 1 ऑर्डर किए गए थे वो 2028 से पहले तो पूरी तरीके से डिलीवर नहीं होंगे, क्योंकि जो इंजन का प्रोडक्शन रेट है वहां पर भी लिमिटेशन है। बहुत मुश्किल से 20 इंजन्स पर ईयर के हिसाब से GE द्वारा पुश करने की कोशिश करी जाएगी। अगर ये इंजन्स समय पर HAL को मिले होते तो HAL के पास टाइम होता जो प्रोडक्शन रेट 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्लान किया गया है वहां तक पहुंचाने का, पर क्योंकि इंजन्स की डिलीवरीज को लेकर डिले है और GE द्वारा पहले ही कोशिश करी जा रही है कि इसके प्रोडक्शन को जितना तेज पहुंचाया जा सके उतना पहुंचाने की, तो 20 के ऊपर इनका प्रोडक्शन हो पाना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर जो एडिशनल तेरस मार्क 1A ऑर्डर करने से पहले पॉज की बात कर रहे हैं वो इस चीज को देखते हुए है कि क्या जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है तेरस मार्क 1A की वो आने वाले 5 साल में या उसके बियॉन्ड रेलेवेंट रहेगी, या फिर जो हमारे एडवर्सरीज हैं जिसमें मेनली चाइना है उनके सामने हम थोड़े पीछे रह जाएंगे, क्योंकि तेरस मार्क 1A की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आज के हिसाब से रेलेवेंट है और पूरी तरीके से जो एडवर्सरीज की कैपेबिलिटीज़ हैं अपनी कैटेगरी में मैच करती है और कई मामले में एक्सीड भी करती है। पर अब जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है वो पहले की तरह नहीं है, जहां पर एक टेक्नोलॉजी एक दशक तक रेलेवेंट रहती थी। खासकर AI के आने के बाद से आपको अगले साल का नहीं पता कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पर पहुंच जाएगी और आपको कितनी जल्दी अपडेट्स या फिर अपग्रेड्स चाहिए होंगे। तो AI की प्रोग्रेस को देखते हुए 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है। बाकी हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो एयरक्राफ्ट की फिजिकल परफॉर्मेंस पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाली है और मैक्सिमम कॉम्बैट BVR तक सीमित रहेंगी। इसके पीछे रीज़न है स्टेल्थ और दूसरा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें आ रही एडवांसमेंट्स। अब ये मिसाइल ज़्यादा एक्यूरेट हो रही हैं लॉन्गर रेंजेस में, तो जो की फैक्टर है वो आपका डेटा है और डेटा प्रोसेसिंग है और नेटवर्क ऑपरेशंस है। एयरक्राफ्ट जो आपका है वो एक सेंसर इक्विपमेंट और वेपन कैरिंग प्लेटफॉर्म बन के रह गया है। हाँ, जो मनोरेबिलिटी है, स्पीड है, ये आपकी मिसाइल एस्केप करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, पर पहले की तरह जो डॉग फाइट्स होती थी जिसमें जो सुपीरियर प्लेटफॉर्म है मनोरेबिलिटी एजिलिटी के मामले में वो लीड करता था, अब वो जो लाइन है वो धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है। तो इसलिए आप मॉडर्न प्लेटफॉर्म में देखेंगे कि जो फिजिकल परफॉर्मेंस को लेकर फोकस है वो अब स्पीड पे, सर्विस सीलिंग पे, रेट ऑफ क्लाइंब पे नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट के एंड्योरेंस पर है, रेंज पर है, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पर है, वेपन कैरिंग कैपेसिटी पर है और बाकी सारा फोकस जो है वो सेंसर्स को लेकर है, सॉफ्टवेयर्स को लेकर है, कम्युनिकेशन को लेकर है। और ये चेंजेस जो हैं ये F-35 से आना चालू हो गए थे, जहां पर जैसा कि हम लोग जानते हैं फिजिकल परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो अगर आप तेरस को लेकर ये कहेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांसोनिक परफॉर्मेंस है और जो मनोरेबिलिटी है वो दूसरे प्लेटफॉर्म जितनी नहीं है, अब वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ये जो एडिशनल तेरस ऑर्डर किए जाएं वो पूरी तरीके से पैक्ड हो और यहाँ पर जो हार्डवेयर इस्तेमाल किए जाएं वो पूरी तरीके से कैपेबल हो जो रैपिड अपग्रेड्स हैं उनको करने के लिए।
क्योंकि एआई में जिस तरीके से बूम आया है उतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हम लोग ओवरवेल्म्ड हो गए हैं और शायद तेरेस मार्क 2 को लेकर भी हमने उस तरीके से इस डायरेक्शन में विचार नहीं किया है, हमारी प्लानिंग्स नहीं रही हैं। जब तेरेस मार्क 2 के सेंसर स्वीट की बात आती है तो एआई का डिस्कशन नहीं होता है, जबकि ये प्लेटफॉर्म 2030 के बाद सर्विस ज्वाइन करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर तेरेस मार्क 2 के साथ ये चीज़ें नहीं सोची गई हैं तो एडिशनल तेरेस मार्क 1 के ऑर्डर्स के साथ सोची जाए, ताकि इसका कुछ बेनिफिट मार्क 2 प्रोग्राम को भी मिल सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर एक जगह डेवलप होती है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो अगर आपको याद हो, कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी यूएस एयरफोर्स के दूसरे 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ पर हमने बताया था कि मोस्ट लाइकली जो यूएस नेवी का FA-XX प्रोग्राम है वो नॉर्थरॉप ग्रमन को जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं। और हमने उसमें स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि इनके द्वारा नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को टेस्ट किया जा रहा है, जिसको NG इनसाइट कहते हैं। तो इस नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में AI को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि ये जैमिंग एनवायरनमेंट में भी काम कर सके और जो कनेक्टेड सिस्टम्स हैं उनके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जा सके। तो ये डेटा प्रोसेसिंग भी करेगा, साथ ही साथ जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उतनी जहाँ जहाँ पहुँचानी है वहाँ वहाँ पहुँचाएगा, ताकि जो क्लियर डिसीजन मेकिंग है वो करी जा सके। तो ये एक आइडिया देता है कि किस तरीके से AI का यूसेज फ्यूचर में हम देख सकते हैं। पहले ये ह्यूमन को असिस्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, उसके बाद ऑप्शनली मैन्ड जो प्लेटफॉर्म होंगे उसमें यही एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेंगे। जो पायलट है या फिर ह्यूमन फैक्टर है वो एक ऑब्जर्वर की तरह होगा। और तीसरा जो फेज होगा उसमें कंप्लीटली अनमैन्ड सिस्टम AI द्वारा ही ऑपरेट किए जाएंगे। तो जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट है ये मोस्टली एंटिसिपेशन और प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसलिए यहाँ पर AI का रूम बहुत अच्छा एग्जिस्ट करता है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करके जो मोस्ट लाइकली सॉल्यूशंस है उनको प्रोवाइड करा सके। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि कैसे AI पायलट्स को रियल पायलट्स के अगेंस्ट में लड़ाया जा रहा है, और ये पाया जा रहा है कि जो AI द्वारा टैक्टिक्स इस्तेमाल करी जा रही हैं वो रियल पायलट्स को भी बीट कर रही हैं। तो AI के द्वारा जो असिस्टेंस यहाँ पर दिया जा रहा है उसको लंबे फ्यूचर में नहीं देखा जा सकता, उसको हमें आज ही देखना पड़ेगा। हमें AI मॉडल्स ट्रेन करना स्टार्ट करना पड़ेगा और इनको इंटीग्रेट आने वाले 3 से 4 साल में करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, ताकि ये इन सर्विस इम्प्रूव होते रहें और समय के साथ साथ हमें ज़्यादा मैच्योर मॉडल्स मिल पाएँ। तो जो एयरक्राफ्ट के साथ AI का इंटीग्रेशन है वो प्रोजेक्ट अलग, और जो सब सिस्टम्स हैं उनमें AI का इंटीग्रेशन अलग। ये हमें प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ेंगे और आज से ही चलाने पड़ेंगे। तो जो भी फ्यूचर प्रोक्योरमेंट्स हैं उनमें हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम MRFA के डायरेक्शन में भी आगे बढ़ते हैं तो एक साथ 114 एयरक्राफ्ट को एक ही कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्डर करना समझदारी नहीं होगी। वहाँ भी हमें रूम छोड़ना पड़ेगा कि जो बाद के ऑर्डर्स हैं वो शुरुआत के ऑर्डर्स से बेहतर हों। और इस मामले में एयरफोर्स को ही लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एयरफोर्स द्वारा ही इस्तेमाल करी जाती है, फिर बाकी दूसरी फोर्सेस भी इसे फॉलो करेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जो एयरफोर्स की लीडरशिप है वो अभी से ही AI को सीरियसली ले और अपने फ्यूचर प्रोक्योरमेंट्स में इनको ऐड करना स्टार्ट करे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।